नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की 36 नंबर क्लास में आपको हम चैप्टर पढ़ाएंगे मानसिक व शारीरिक विकलांग बालक। इसके साथ साथ हम पढ़ाएंगे आपको सृजनशील बालक, और अगला जो पॉइंट होगा इसी के अंदर बाल विकास के संप्रत्यय या आधार। तो 36वें नंबर की क्लास है साथियों ये। आज हम अपने यूनिट नंबर 4 को पूरी ख़त्म कर देंगे और कल से हम 37वें नंबर की जो क्लास आएगी उसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ यानी 5वीं यूनिट को हम पढ़ेंगे। तो आज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी 4 यूनिट साइकोलॉजी की। धीरे धीरे हम लोगों ने साइकोलॉजी के कवर करने की कोशिश की है पूरी तरीके से। तो आप लोग एक बार सभी विद्यार्थी हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के पूरी क्लासों को एक बार अटेंड करेंगे फिर दोबारा से, ताकि आपका रिवीजन हो सके। और आप लोगों के लिए आज की जो हम टेस्ट सीरीज़ बता रहे हैं, पहले भी हमने आपको बताया था इसके बारे में कि रीड प्री की अगर कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो इन 200 टेस्टों का संकलन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इन टेस्टों को एक बार ज़रूर अटेंड करिएगा, ताकि आप लोगों का जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा और आपको नए नए प्रश्न व्याख्या से सीखने को मिलेंगे। तो सबके सब विद्यार्थी जिसने ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, 700-800 बच्चों के आसपास ज्वाइन कर चुके हैं अब तक। तो आप भी ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बढ़िया किफ़ायती एकदम शानदार मैटर मिलेगा इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ में, बहुत शानदार। तो सब ज्वाइन कर लीजिएगा खुराना क्लासेज ऐप पे जाकर के टेस्ट सीरीज़ के फोल्डर में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिएगा साथियों, मैंने कल आपको भी बच्चों के प्रकार बताए थे, तो आज की इस क्लास में भी हम बच्चों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एल.एस. पेनरोज के अनुसार। इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों, बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट। ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी गई है। बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट जो पुस्तक है ये एल.एस. पेनरोज की है, और इन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत बच्चों को 4 प्रकार की मानसिक दुर्बलताओं के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं, यहाँ से प्रश्न आपका 101% बनता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको पढ़ना चाहिए। 4 प्रकार के बच्चे कौन कौन से हैं। पहले प्रकार के बच्चे मंगोलिज्म। आप लोगों ने सुना होगा मंगोलिज्म बच्चे। ये मानसिक दुर्बलता इनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मानसिक दुर्बलता वाले बच्चे होते हैं मंगोलिज्म। इस दुर्बलता से ग्रसित बालकों की शारीरिक बनावट कैसी होती है, मंगोल जाति के बच्चों के जैसी मिलती जुलती होती है। उनके मुखमंडल पर क्या होता है, तीखापन होता है। उनकी आंखें कैसी होती हैं, बादाम की तरह होती है। होंठ पतले होते हैं, पलकें मोटी होती हैं, और गर्दन कैसी होती है, छोटी होती है। तो ये आप लोगों को मंगोलिज्म जो बच्चे होते हैं उनके विशेषताओं को याद रखना है। बनावट कैसी होती है, मंगोलिज्म जाति की जैसी होती है। सबसे ज़्यादा मानसिक दुर्बलता पाई जाती है। उनका जो मुखमंडल होता है बिल्कुल तीखापन होता है। आँखें कैसी होती है, बादाम की तरह होती हैं, और होंठ पतले होते हैं। पलक जो होती हैं आँखों की मोटी होती हैं, और गर्दन कैसी होती है, छोटी होती है। तो ये मंगोलिज्म बच्चों की क्या है, शारीरिक स्ट्रक्चर है। आगे हम बात करते हैं इनका जो बौद्धिक स्तर होता है साथियों मंगोलिज्म का, वो 25 से कम होता है। और आप लोगों को सबको पता है कि टर्मन के अनुसार जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है ना साथियों, वो सब किस में आते हैं, जड़ बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए अगला जो प्रकार है वो है क्रेटेनिज्म। कौन सा है, क्रेटेनिज्म। ये भी प्रकार है। इस मानसिक दुर्बलता से ग्रसित बालक लोगों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। अगर कोई बच्चा क्रेटेनिज्म प्रकार की मानसिक दुर्बलता से ग्रसित है तो उनका शारीरिक विकास जो है एक समय के बाद रुक जाता है। अर्थात वो कैसे पाए जाते हैं, कद में छोटे पाए जाते हैं, बौने कद के पाए जाते हैं। इनकी लंबाई अधिक से अधिक 3 फुट की होती है। कितनी होती है, 3 फुट होती है ज़्यादा से ज़्यादा। क्रेटेनिज्म जो बच्चे होते हैं इनका धड़ हाथ पैरों की अपेक्षा बड़ा होता है। तो इनका जो धड़ होता है, इनका जो सीना होता है वो हाथ पैरों की अपेक्षा बड़ा होता है। त्वचा ऊपर से रूखी रूखी जैसी होती है, और शरीर के अंदर पर्याप्त चर्बी पाई जाती है। भाई बोना है, छोटा कद है, 3 फुटी लंबाई है, तो चर्बी की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। और इनका बौद्धिक स्तर साथियों कैसा होता है, 25 से लेकर के 50 के मध्य। यानी कैसे होते हैं ये, मूढ़ गति के होते हैं। मूढ़ बुद्धि जो होती है, ध्यान रखना, मूढ़ बुद्धि के ये बच्चे होते हैं। इनका आईक्यू लेवल आपको ध्यान रखना है 25 से 50 के मध्य।
प्रश्न बनेगा एक 100%, आप सबको याद रखना है। तीसरा प्रकार है माइक्रोसेफेली। ये कई बार प्रश्न पूछा गया माइक्रोसेफेली से, हाइड्रोसेफेली से। तो माइक्रोसेफेली जो बच्चे, उनकी विशेषता क्या है? इस मानसिक दुर्बलता से ग्रसित बालकों के सिर का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। सिर का जो आकार है छोटा पाया जाता है, और सिर की परिधि से अधिक कितनी इंच होती है? ध्यान रखना, सिर की परिधि अधिक से अधिक कितनी होती है? 17 इंच की होती है। ध्यान रखना, मैक्सिमम 17 इंच इनका सिर पाया जाता है। सिर छोटा होता है लेकिन 17 इंच से बड़ा नहीं होता। अगला जो प्रकार है वो है हाइड्रोसेफेली। इस मानसिक दुर्बलता से ग्रसित बालकों के सिर का आकार बड़ा होता है। अब हाइड्रोसेफेली में सिर का आकार बड़ा होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और माइक्रोसेफेली में छोटा होता है, जिसका नाम ही माइक्रो, इसका मतलब छोटा सिर है, और हाइड्रोसेफेली इसका मतलब जिसका आकार सिर का बड़ा है। सिर की परिधि अधिकतम कितनी होती है? सिर की जो परिधि होती है कम से कम 28 होती है। 28 नॉर्मल है, मिनिमम है 28 से अधिक ही पाई जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया अभी, माइक्रोसेफेली जो बच्चे होते हैं ना, इनमें अधिकतम 17 इंच से बड़ी खोपड़ी नहीं होती इनकी, जबकि इनकी मिनिमम से मिनिमम 28 पाई जाती है। 28 से ज़्यादा ही ज़्यादा मिलेगी, तो दोनों में उल्टा है, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं। अब ये जो मैंने आपको 4 प्रकार के बच्चे बताए हैं मानसिक दुर्बलता के आधार पर, अब इनके विकास को करने के लिए इनको शिक्षा की कैसी व्यवस्था की ज़रूरत होगी? तो देखिए, इनके लिए अलग से यानी पृथक्करण शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मानसिक स्तर के अनुरूप उनको पाठ्यक्रम होना चाहिए। विशिष्ट शिक्षण विधियों के प्रयोग करके उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। और मॉन्टेसरी पद्धति, ये भी एक शिक्षण की पद्धति है, शिक्षण की विधि है मॉन्टेसरी, तो इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग उनको किया जाए। मूर्त रूप से उनको पढ़ाया जाए। हस्तकला की शिक्षा भी उनको देनी चाहिए। अध्ययन की गति धीमी होनी चाहिए, मतलब धीरे धीरे उनको पढ़ाया जाए, और पाठ को बार बार रिपीटेशन किया जाए, बार बार दोहराया जाए। तो इस प्रकार से उनको शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से विकलांग बालक। वो कैसे होते हैं? जिनके अंग भंग होते हैं, निःशक्त बच्चे जो होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, शारीरिक रूप से हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं, वो क्या परिभाषा उनकी? ऐसे बालक जिनका शारीरिक दोष उन्हें असाधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, वो कैसे होते हैं? शारीरिक अक्षम बालक या शारीरिक विकलांग बालक कहलाते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी। ऐसे बालक जिनका शारीरिक दोष किसी असाधारण काम को करने के लिए रोक देता है या असाधारण क्रियाओं में भाग लेने के लिए रोक देता है, वो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, वो बच्चे कहलाएंगे शारीरिक अक्षम बालक। ठीक है, अब देखेंगे, आगे बात करते हैं। अब शारीरिक रूप से विकलांग जो बालक हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे अपंग व हरकत विकलांग बालक। ठीक है, अपंग व हरकत विकलांग बालक भी हो सकता है। अंधे और अर्धे अंधे बच्चे भी हो सकते हैं। ये विकलांग ही तो है सब, मतलब उनके शारीरिक विकार पाया जा रहा है। बहरे हो सकते हैं वो बच्चे। वाणी दोष यानी तुतला कर बोलने वाले। अत्यधिक कोमल और निर्बल बालक होते हैं, नाजुक बालक जो होते हैं, कमज़ोर दिल वाले भी हो सकते हैं। अब इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी की जानी चाहिए? तो निःशक्त बालकों के लिए, ठीक है, पूरे समय समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, पूरे दिन। इसका मतलब जब तक उनके लिए विद्यालय में रहे वो, तब तक उनके लिए समावेशी शिक्षा की सुविधा करनी चाहिए। अब समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि साधारण जो बच्चे होते हैं उनके साथ में ही बैठा करके उनको शिक्षा दी जाए। ऐसे बालकों के लिए कार्यवाही उन्मुख कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। अपंग व हरकत विकलांग बालकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करनी चाहिए। आगे देखिए, अंधे व गूंगे बहरे बालकों के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। अंधे बालकों के लिए कैसी लिपि का प्रयोग करेंगे? ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अंधे जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कैसी लिखाई की पढ़ाई की ज़रूरत होती है? ब्रेल लिपि के द्वारा। अंधे बालकों को संगीत और हस्तकला की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ब्रेल लिपि वाला, भाई ध्यान रखना आप लोग। आगे बात करते हैं।
अर्ध अंधे बालकों को किसी भी सामान्य कक्षा में आगे बिठाना चाहिए। आगे आगे बिठाओ उनको, कक्षा में पहली पंक्ति में बिठाओ। प्रकाश की उनके लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनको सही स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। बड़े बड़े प्रिंट वाले और चित्रों वाली पुस्तकें उनकी व्यवस्था की जाए, चित्रों वाली पुस्तक होनी चाहिए। तथा शिक्षक को शामपट्ट पर बड़े बड़े आकार वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मूक बधिर बालकों के लिए ओष्ठलिपि या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखना आप लोग, जो बच्चे गूंगे होते हैं ना, मूक बधिर, कम सुनते हों, ठीक है, और कम मतलब तुतला के बोलते हैं, उन बच्चों के लिए ओष्ठलिपि यानी सांकेतिक भाषा, होठों को हिलाने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अर्धबहरे बालकों को आगे बिठाना चाहिए तथा बोलते समय शिक्षक का स्वर ऊंचा और स्पष्ट होना चाहिए। अब बच्चा कम सुन रहा है तो साथियों उस स्थिति में शिक्षक को ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए। और आगे है, बहरेपन की जांच जो है वो डेसिबल के द्वारा करवा के भाषा चिन्ह विधि का प्रयोग भी करना चाहिए। वाणी दोष वाले बालकों का उपहास कभी नहीं उड़ाना चाहिए, कभी उनकी मजाक नहीं करनी चाहिए जो बच्चे तुतला करके बोलते हैं। ऐसे बच्चों को सही बोलने का अभ्यास लगातार करवाना चाहिए। अत्यधिक कोमल और जो निर्बल बालक होते हैं उनके लिए संतुलित भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे बालकों को चिकित्सालय की देखरेख में रखना चाहिए, टाइम से टाइम उनको हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय पुनर्वास जो परिषद है वो विकलांग बालकों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों का क्या करती क्रियान्वयन करती है। तो ये भारतीय पुनर्वास परिषद एक संगठन है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, जो शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे होते हैं उनके विकास का काम करती है। अगला जो प्रकार है बच्चों का वो है वंचित और अलाभान्वित बालक। ये प्रश्न पूछा गया है रीट थर्ड ग्रेड के अंतर्गत यहाँ से, इस टॉपिक से, वंचित और अलाभान्वित बालक। जो बालक समुदाय के सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से जुड़े होते हैं, विद्यालय रूपी सुविधाओं का उनको लाभ नहीं मिल पाता है, वो सब कैसे बच्चे होते हैं? वंचित और अलाभान्वित बच्चे होते हैं। ऐसे बालकों में दूर दराज में रहने वाले, ग्रामीण तथा कच्ची बस्तियों में रहने वाले बालकों की शामिल होते हैं जो सुविधा युक्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। ऐसे बालकों में भिन्न शैक्षिक स्तर पाया जाता है, अल्प भाषात्मक विकास होता है, निम्न अभिव्यक्ति स्तर पाया जाता है, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव होता है, बाहरी दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनभिज्ञ वो होते हैं और सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर भी उन्हें नहीं मिल पाते। तो ये विशेषता हो गई। अब सृजनात्मकता का प्रारंभ आप सब लोग जानते हैं कहाँ से होता है? बाल्यावस्था से लेकर के 30 वर्ष की उम्र उसकी चरम सीमा होती है। अब जो हमारे वंचित या अलावान्वित बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा की कैसी व्यवस्था करनी चाहिए, एक बार देखिएगा। हस्तक्षेपण के द्वारा ऐसे बालकों में सुधार किया जा सकता है। शिक्षकों को आगे बढ़कर ऐसे बालकों की सहायता करनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी रामायण बाँच रहे हैं, तो ये रामायण नहीं भैया, भैया आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है ऐसी। ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करनी चाहिए। भाषा संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। ऐसी भावना जागृत करें उनके मन में कि वो अन्य बालकों के समान स्वर्णिम भविष्य के अवसर भी उनको मिल सकें और अग्रसर हो सकें। अगला प्रकार है सृजनशील बच्चे कैसे होते हैं। यानी कि सृजनशीलता साथियों अर्जित भी हो सकती है और जन्मजात भी हो सकती है। वे बालक स्वयं की प्रेरणा और नए विचारों व भावनाओं के साथ किसी नई वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं, सृजनशील बालक कहलाते हैं। अब ऐसे जो बालक होते हैं सृजनशील, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है देखिए। उनमें कल्पनाशीलता पाई जाती है, मौलिकता पाई जाती है, नवीन तथा उपयोगी चीज़ें काम में लेते हैं। संवेदनशीलता पाई जाती है, नवनीयता, लोचशीलता, यानी एक बिंदु से तुरंत दूसरे बिंदु की ओर ध्यान चले जाता है उनका। निरंतरता पाई जाती है, विस्तारण पाया जाता है, ठीक है ना, और जिज्ञासा उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कार्य में निष्ठा रखते हैं, समस्या समाधान की योग्यता होती है। ये सब विशेषताएं हैं सृजनशील बच्चों की। दृढ़ निश्चय होते हैं, जोखिम उठाने को उत्सुक रहते हैं। अब सृजनात्मकता का स्वरूप कैसा होता है एक बार देखिएगा। सृजनात्मकता की विशेषताएं। सृजनात्मकता जन्मजात और अर्जित दोनों तरीके से हो सकती है। यह सार्वभौमिक है, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। सृजनात्मकता की विशेषताएं।
सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है और 30 वर्ष की आयु तक सृजनात्मकता अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। जिन बालकों को उचित वातावरण में आवश्यक संसाधन नहीं मिल पाते हैं, उनकी सृजनात्मकता का दमन हो जाता है। अधिक नियंत्रण व कठोर अनुशासन में रखने से भी बालकों की सृजनशीलता का दमन हो जाता है। सृजनात्मकता व बुद्धि में सकारात्मक संबंध होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिए। सृजनात्मकता और बुद्धि में कैसा संबंध है? सकारात्मक संबंध है। औसत से अधिक बुद्धि वाला कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है। नोट कर लिए इसको। सृजनात्मकता अपचारी चिंतन, सृजनात्मकता क्या है? अपसारी चिंतन पर आधारित होती है, जबकि बुद्धि जो है वो अभिसारी चिंतन पर आधारित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि सृजनात्मकता किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। अपसारी, ये बात ध्यान रखना, प्रश्न आ चुका है ये। अपसारी चिंतन से संबंध किसका है? सृजनात्मकता का। जबकि बुद्धि का संबंध किससे है? अभिसारी से। किससे है? अभिसारी चिंतन से है। इसको आप लोग नोट कर लें अपनी कॉपी में। आगे देखिए, अपसारी व अभिसारी जो चिंतन है, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था इसका? गिलफर्ड साहब ने। किसने किया था? गिलफर्ड साहब ने। आपको जब मैंने बताया था बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत बताया था गिलफर्ड साहब का, तो वहाँ पर अपसारी और अभिसारी इन दो शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। ध्यान रखना, जब मैंने आपको बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ाया था आपको ध्यान होगा। बुद्धि के 3 आयाम बताए थे उन्होंने, गिलफर्ड साहब ने। पता होगा आपको कौन कौन से बताए थे, ठीक है ना। विषय वस्तु ये बताया होगा ना आपको मैंने, विषय वस्तु वगैरह ये बताया होगा। प्रक्रिया, ठीक है, प्रोत्साहन ये बताए होंगे मैंने आपको। उत्पाद। आगे देखेंगे सृजनात्मकता का मापन कैसे करेंगे। अब बच्चों के प्रकार खत्म हो गया, अब सृजनात्मकता का मापन कैसे करना है। सृजनात्मकता को मापने का प्रमुख प्रयास जो किया था गिलफर्ड साहब ने किया था। इसके अलावा गेटजेल और जैक्सन और टॉरेंस आदि के द्वारा भी सृजनात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया। भारत में, अब मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न जो बन रहा है निशान लगाते जाइए आप लोग, प्रश्न कहाँ से बनते हैं। भारत में बाकर मेहंदी और पासी के द्वारा महत्वपूर्ण सृजनात्मकता परीक्षणों का निर्माण किया गया। बाकर मेहंदी और पासी, इन 2 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी सृजनात्मक परीक्षण किए गए थे। इन परीक्षणों के माध्यम से कल्पनाशीलता, मौलिकता, लोचशीलता, धारा प्रवाहिता, विस्तारण आदि विशेषताओं का मापन किया जाता है। और ये विशेषताएं मुख्य रूप से किसके द्वारा बताई गई थी? गिलफर्ड साहब के द्वारा बताई गई थी। अब सृजनशील बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए। सृजनात्मकता के विकास के लिए बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कक्ष का वातावरण अधिकार व दबाव से मुक्त व प्रजातांत्रिक होना चाहिए। बालकों को उचित वातावरण में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। बालकों की कल्पनाशीलता को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। सृजनात्मकता के विकास के लिए विचार आवेश, मस्तिष्क उद्दीलन विधि जो है और मस्तिष्क विप्लव, ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसी समूह रचना जो होती है उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, ब्रेन, आप कमेंट करके बताएंगे मुझे एक बार, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो विधि है हमारी, इसका प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, बताएंगे, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का प्रतिपादन किसने किया था, इसके जनक कौन है, कमेंट करके बताओ सब। विद्यालय में प्रोजेक्ट कार्य, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भागीदारी, समाज उपयोगी उत्पादन कार्यक्रम, शैक्षिक भ्रमण तथा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से बालकों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर भी दिए जाने चाहिए। तो ये अपने यहाँ पर बच्चों की सृजनात्मकता होती है खत्म। अब हम बात करेंगे बाल विकास के संप्रति यानी आधार कौन कौन से हैं। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। पहला आधार है संवेदना, ये पहली सीढ़ी है। जब एक नवजात शिशु किसी तेज आवाज़ को सुनकर चौंक जाता है अर्थात उत्तेजित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संवेदना कहेंगे। संवेदना में ही उत्तेजना का आभास होता है और यह क्या एक मानसिक क्रिया है। और ध्यान रखेंगे प्रश्न ये वाला पूछा गया कई बार, ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है, आंसर क्या होगा, संवेदना होगा। ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है, संवेदना है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। अगला जो हमारा आधार है वो है प्रत्यक्षीकरण।
ठीक है। जब शिशु किसी तेज़ आवाज़ को सुनकर यह जानने लगता है कि आवाज़ किसकी है, कहाँ से आ रही है, तो वो उसके प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। इसका मतलब उसको पहचान जाएगा। और ज्ञान की दूसरी सीढ़ी कौन सी है? प्रत्यक्षीकरण ही है। नोट कर लीजिए, प्रत्यक्षीकरण का पूर्व अनुभव से संबंध होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं एक बार, संवेदना पहली सीढ़ी है। संवेदना के अर्थ को अगर ग्रहण करेगा तब क्या करेगा बच्चा? प्रत्यक्षीकरण करेगा। या संवेदना के ऊपर किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के एनालिसिस करेगा, यानी विचार करेगा, तब भी वो क्या करेगा? प्रत्यक्षीकरण करेगा। तो ज्ञान की पहली सीढ़ी पूछा जाए तो संवेदना है, और संवेदना के बाद बच्चे को उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा। तो दूसरी सीढ़ी है। अगला हमारा तीसरा आधार है संप्रत्य निर्माण। अब बच्चे के मन में एक प्रति छवि बनेगी, उस वस्तु की प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ा बड़ा होने पर शिशु चलकर पक्षियों के झुंड के पास जाता है और जोर से ताली बजाता है तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। यहीं से बालक के मस्तिष्क में संप्रत्यय का निर्माण होता है कि पक्षी उड़ते हैं। धीरे धीरे बालक के मन में रंग संप्रत्यय आता है, आकार संप्रत्यय आता है, भार संप्रत्यय, सौंदर्य संप्रत्यय, समय संप्रत्यय जैसे आदि संप्रत्ययों का निर्माण धीरे धीरे होने लगता है। अगला है सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी आत्म संप्रत्यय कैसे होगा? सर्वप्रथम आत्म संप्रत्यय की अवधारणा प्रस्तुतिकरण किसने की थी? विलियम जेम्स ने। और पुस्तक का नाम याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है विलियम जेम्स की, जिन्होंने इस पुस्तक में आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी। आत्म संप्रत्यय किशोर अवस्था की विशेषता है तथा एक विकसित व्यक्तित्व की पहचान भी है। आत्म संप्रत्यय में व्यक्ति अपने बारे में जानता है और समझता है और विचार करता है। अपनी अच्छाइयाँ व बुराइयाँ, शक्तियाँ, दुर्बलताओं, सफलता, असफलता आदि को जानना और उनका आकलन करना भी क्या कहलाता है? आत्म संप्रत्यय ही कहलाता है। तो ये हमारी आज की नंबर यूनिट 4 खत्म हो गई साथियों। अगली हम यूनिट में हम पढ़ेंगे ये 5 टॉपिक। ठीक है, तो ये अपनी साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या है भाई? आप सबको पता है ये शिक्षण विधियाँ है 5वीं यूनिट में। तो आप सबके सब विद्यार्थी है ना, तैयार रहना 5वीं यूनिट के लिए। अच्छी यूनिट है, अच्छे से आपको पढ़ना है। तो ये यूनिट आप लोगों की 6 नंबर की है। रीट प्री के अंदर 6 नंबर की है और रीट मेंस के अंतर्गत 2 नंबर की है, ध्यान रखना। ठीक है, 4 नंबर की, सॉरी। 2 प्रश्न आएंगे रीट मेंस में और रीट प्री में आएंगे आपके 6 क्वेश्चन। क्लियर? तो आपको यूनिट नंबर 5 कल से पढ़नी है। सबके सब विद्यार्थी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लो भाई। उसमें आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। टेस्ट सीरीज़ अगर आपने एक बार ज्वाइन कर ली ना तो आपका मन एकदम स्थायी हो जाएगा, है ना? तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।